दोस्तों, अभी लगभग एक महीना पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में मानचित्र स्वीकृत करने हेतु जो डेवलपमेंट चार्जेज लिए जाते थे उनमें काफ़ी संशोधन कर दिया गया है। अब कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो विकास शुल्क की जो निर्धारित दरें हैं उनमें उनके गुणांक का गुणा करके अब जो पूर्व में विकास शुल्क लिया जाता था कुछ मामलों में उससे विकास शुल्क अधिक हो जाएगा और कुछ मामलों में डेवलपमेंट चार्ज या विकास शुल्क उससे कम हो जाएगा। तो ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके लिए 24 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश निर्गत किया है। इस वीडियो में मैं विस्तार से उस शासनादेश के बारे में ही बात करूंगा जिसके द्वारा पूर्व में जो विकास शुल्क के निर्धारण के लिए विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2014 थी, उसमें संशोधन कर दिया गया है और अब नए संशोधित विकास शुल्क की दरों के लिए शासनादेश 24 अप्रैल 2026 को यानी लगभग एक महीना पहले जारी कर दिया गया है। तो विस्तार से इसमें जानेंगे कि विकास शुल्क का निर्धारण अब किन फैक्टर्स पर आधारित हो गया है और कौन कौन से वो गुणांक हैं जो पूर्व में दिए गए फार्मूले में और गुणा करके अब विकास शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं 24 अप्रैल 2026 को जो विकास शुल्क के निर्धारण, संग्रहण और उद्ग्रहण के संबंध में नियमावली में संशोधन किया गया है उसका शासनादेश जिसका की संख्या है आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 संख्या 1/306/2026-8-3099/69/2025 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल 2026 को यह अधिसूचना जारी की गई है। ये अधिसूचना कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में है और लगभग 24 पेज में समायोजित की गई है। तो मैं पूरी इस अधिसूचना को एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करूं इसकी आवश्यकता भी नहीं। मैं आपके स्क्रीन पर इस अधिसूचना के पेज वाइज डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं, आप देखते जाइए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन हाँ, जब तक अब जो नया फार्मूला विकास शुल्क की कैलकुलेशन के लिए आया है उसको डिस्क्राइब अगर नहीं करूंगा तो ये वीडियो बनाना बेकार है। इसलिए मेरा मुख्य फोकस नए नियमावली के अनुसार या ये नियमावली जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अनुसार विकास शुल्क की दरें कैसे निर्धारित की जा रही हैं ये मैं अवश्य बताऊंगा और उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारे वीडियो का निचोड़ विकास शुल्क का अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएँ तो आपके लिए बेकार है। मैं प्रमुख रूप से 2-3 फैक्टर्स बता देता हूं कि अब पुरानी नियमावली से या पुराने जो शासनादेश से उसकी तुलना में नए शासनादेश में कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो अंतर हैं। नंबर 1, पहले जो विकास शुल्क की दरें थी पूरे प्राधिकरण की सीमा में, पूरे विकास क्षेत्र में, चाहे लैंड यूज आपका कुछ भी हो, आवासीय हो, व्यावसायिक हो, विकसित क्षेत्र हो, अविकसित क्षेत्र हो, औद्योगिक हो, कृषि हो, सब पर विकास शुल्क की दरें एक समान थी। एक शहर के लिए, अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित थी। तो भूमि के कुल क्षेत्रफल में उस विकास शुल्क की दर का गुणा करके विकास शुल्क निर्धारित किया जाता था या विकास शुल्क की गणना की जाती थी। इससे क्या होता था कि आपकी ज़मीन का उपयोग कुछ भी हो, चाहे उसमें FAR ग्राउंड कवरेज कितना भी कम मिल रहा हो, जैसे कि कृषि भूपयोग में ग्राउंड कवरेज कम मिल रहा था कुछ क्रियाओं के लिए और उन्हीं क्रियाओं के लिए आवासीय में और व्यवसायिक में ज़्यादा FAR और कवरेज मिल रहा था। मतलब आप ज़्यादा उसमें भूमि की वैल्यू मिल जाती थी, आप ज़्यादा उपयोग कर सकते थे। अगर बेचने वाला कोई फैक्टर है जैसे फ्लैट बनाना है या कॉमर्शियल दुकानें बना के बेचना, तो ज़्यादा चीज़ें आपकी सेलेबिलिटी में आ जाती थी और कृषि भूपयोग में या अन्य भूपयोगों में कवरेज और FAR कम होने की वजह से उसकी वैल्यू कम थी, कम सेलेबिलिटी थी, कम उपयोग के लिए आपको चीज़ें मिलती थी। लेकिन फिर भी विकास शुल्क दोनों में भूमि की कुल क्षेत्रफल पर आधारित था। तो विकास शुल्क समान होने की वजह से और उपयोग करने की स्थितियां विभिन्न होती थी, तो वो समानता जो है न्यायपूर्ण नहीं थी। अब इसमें प्रमुख बिंदु ये हैं कि अब इसमें भूमि की क्षेत्रफल के हिसाब से जो दरें हैं उनमें भूमि के उपयोग के हिसाब से अलग अलग गुणांक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। कृषि भूपयोग में कम पैसा लगेगा उतनी ही ज़मीन पर, आवासीय में ज़्यादा लगेगा, कॉमर्शियल में ज़्यादा लगेगा। तो एक गुणांक है वो भूपयोग के आधार पर निर्धारित है जिससे कि भूमि का उपयोग के हिसाब से पैसे का कम ज़्यादा, विकास शुल्क कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरा
फैक्टर ये है कि इसमें नगर निकाय की सीमा के अंतर्गत विकास शुल्क की दरें अधिक हैं, बाहरी क्षेत्रों में विकास शुल्क की दरें कम हैं। जैसे किसी विकास प्राधिकरण की सीमा में नगर निगम की सीमा आ रही है और नगर निगम की सीमा के बाहर भी विकास प्राधिकरण की सीमा है, तो नगर निगम की सीमा में जो विकास शुल्क की दरें हैं वो अधिक होंगी, और नगर निगम की सीमा के बाहर जो क्षेत्र है और विकास प्राधिकरण की सीमा के अंदर है उसके अंदर विकास शुल्क की दरें अलग होंगी। विकास शुल्क की दरें वही हैं, उसमें फैक्टर का गुणा हो जाएगा जिससे विकास शुल्क घट बढ़ जाएगा। सीमा के अंदर अलग होगा ज़्यादा और सीमा के बाहर कम होगा। इसी तरह अब नगर निकाय की सीमा के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के उन भूखंडों का और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर विकास शुल्क की दरें पूर्व में निर्धारित दरों से लगभग 50% रह जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इससे बड़ी राहत होगी आम लोगों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि विकास शुल्क की दरें कम होने से ज़्यादा लोग नक्शा पास कराने की तरफ प्रेरित होंगे और अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जा सकेगी। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पेज नंबर 1 आपके सामने है। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973 की धारा 15 की उपधारा 2 के खंड गा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली 2014 में संशोधन किए जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण तृतीय संशोधन नियमावली 2026 इसका नाम कहा गया है। तो पहले पेज में ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। मैं इस पूरे शासनादेश का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं और स्वयं पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं उन्हीं तथ्यों पर बात करूंगा क्योंकि ये 24 पेज का है, ज़्यादा समय लेगा, जिनसे आप सीधे प्रभावित होंगे, विकास शुल्क की गणना करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और लागू की तिथि, ये संशोधन हुआ तो आज की तिथि से लागू है जब ये गजट जारी हुआ है, जिस तारीख को तृतीय संशोधन। ये सरकारी गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी, उत्तर प्रदेश के समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी। नियम का संशोधन पॉइंट नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2014, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए नियम 2 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया गया है। अर्थात मतलब इस पेज में जो स्तंभ 1 है ना, कॉलम 1 है विद्यमान नियम, इनकी जगह पर अब स्तंभ 2 में जो नियम लिखे हैं वो रिप्लेस कर दिए गए। स्तंभ 2 में जो लिखे हैं वही अब लागू होंगे। तो का, खा, गा, घा ये सब वही है पूर्ववत, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो। हाँ, घा में थोड़ा सा अंतर है। घा में अब निर्मित क्षेत्र और अनिर्मित क्षेत्र अलग अलग परिभाषित कर दिए गए हैं विकास शुल्क के निर्धारण और संग्रहण के लिए, भू उपयोग के अन्य कार्यों के या नक्शा पास करने के लिए नहीं। तो निर्मित क्षेत्र और अनिर्मित क्षेत्र अलग कर दिए जाने का भी एक कारण ये है कि अब इसमें विकास शुल्क की दरें निर्मित क्षेत्र और अनिर्मित क्षेत्र में अलग अलग निर्धारित होंगी, जबकि पूर्व में एक समान। तो जब फार्मूला आएगा तो फार्मूले में इसका उपयोग हो सकता है कि निर्मित क्षेत्र और अनिर्मित क्षेत्र में कैसे वो फार्मूला अलग अलग दरें निर्धारित करे। नेक्स्ट है अंगा, फिर चा और फिर छा। इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं या एक्सप्लेन करूं। आप PDF जो डिस्क्रिप्शन में है उससे आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है जा के बाद झा, वो बढ़ गया है स्तंभ 2 में या कॉलम 2 में। भू उपयोग का तात्पर्य भूमि के ऐसे उपयोग से है जिसके लिए भूमि या भवन का महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना या अभिन्यास योजना के उपबंधों के अनुसार उपयोग किया जाए या उपयोग किया जाना आशयित हो। इसी तरह नेक्स्ट है अभिन्यास रेखांकन या उपविभाजन रेखांकन का तात्पर्य इसमें समझाया गया है। नेक्स्ट है टा, नगर निकाय सीमा का तात्पर्य बताया गया है क्योंकि नगर निकाय से भी विकास शुल्क की दरों में प्रभाव पड़ेगा, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। नगर निकाय सीमा का तात्पर्य यथास्थिति उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916 अथवा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1959 के अधीन नगर निकाय प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से है। मतलब इससे भी अब फर्क पड़ेगा कि नगर निकाय सीमा के अंतर्गत है तो विकास शुल्क की दरों के लिए फैक्टर अलग से होगा और निकाय की सीमा के बाहर है तो विकास शुल्क अलग लगेगा। ये काफ़ी राहत भरी बात है आम उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि हर जगह एक ही विकास शुल्क लगने का कोई उपयोग नहीं था, ये न्याय संगत नहीं था। तो अब ये संशोधन से
काफ़ी कुछ न्याय संगत विकास शुल्क की दरें निर्धारित हो सकेंगी। अलग अलग स्थान पर भूखंड स्थित होने के कारण, अलग अलग उपयोग होने के कारण अब विकास शुल्क अलग अलग निर्धारित हो सकेंगे। विशेष रूप से कॉलम 2 पर ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि यही अब स्थानापन्न होके आ गया है। नेक्स्ट है ठा क्रययोग्य निवास एककों का तात्पर्य, इसमें कोई खास ऐसा नहीं जो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अंग्या पुनर्विकास का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अभिन्यास रेखांकन के अनुसार नवीन विकास या निर्माण के द्वारा पूर्व विद्यमान उपयोगों का नवीकरण या प्रतिस्थापन करके किसी स्थल पर पुनरुद्धार व नवनिर्माण करने से। इसमें पुराने से थोड़ा अंतर आ गया, इसको आप पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे कि कुछ क्या चेंज है इसमें। अब नेक्स्ट में जो कॉलम 1 में पुराने वाले में अभिष्कृत क्षेत्र का तात्पर्य निर्मित और विकसित क्षेत्र से भिन्न किसी विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से है, ये यहाँ पर हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि विकास शुल्क की गणना के लिए विकसित क्षेत्र और अविकसित क्षेत्र का उतना मतलब नहीं रह गया है, उसके लिए अलग से फैक्टर इस फार्मूले में निर्धारित किए गए हैं, उनका मल्टीप्लाई करके अब क्षेत्र विशेष के लिए विकास शुल्क की गणना की जा सकेगी। पॉइंट नंबर 2 है पुराने कॉलम 1 में इस नियमावली में अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित हैं। इसके कॉलम 2 में ये है इस नियमावली में अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित हैं। अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण समझना है कि इसमें नियम 3 का संशोधन है। उक्त नियमावली में नियम 3 के परंतुक में का नीचे स्तंभ 1 में दिए गए खंड 1 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रख दिया जाएगा। अर्थात पुराने शासनादेश में जो था वो स्तंभ 1 में लिखा हुआ है और नए में है वो स्तंभ 2 में या कॉलम 2 में लिखा हुआ है। जहाँ थोड़ा अंतर है इसको समझना जरूरी है। विद्यमान खंड कॉलम 1 जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा विकसित अभिन्यास के भीतर स्थित भूखंड पर भवन परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो और उसके लिए विकास शुल्क या नगरीय निकाय प्रभार का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो परंतु घनत्व में कोई वृद्धि ना हुई हो, डेवलपमेंट चार्ज या सिटी डेवलपमेंट चार्ज का पेमेंट पहले कर दिया गया है और डेंसिटी नहीं बढ़ी है, उस केस के लिए था। अब इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है कॉलम 2 में लिखे गए पॉइंट नंबर 1 में जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित या विकसित अभिविन्यास के भीतर स्थित भूखंड पर भवन परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो या किसी भूखंड के उपविभाजन ऑब्लिक आमेलन, दोनों इसमें शामिल हो गए हैं, के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो या 3 या उससे कम पूर्व विद्यमान निवास एककों वाले भूखंड पर 4 या अधिक निवास एककों के निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो और उसके लिए विकास शुल्क या नगरीय विकास शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो परंतु घनत्व में कोई वृद्धि ना हुआ हो। इसमें थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। मैं इसका स्पष्टीकरण पढ़ के आपको सुना देता हूं ताकि आपको दोबारा से भी क्लियर हो जाए। यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि जहां किसी भूखंड के उपविभाजन के लिए या 3 या उससे कम पूर्व विद्यमान निवास यूनिट्स वाले किसी भूखंड पर 4 या उससे अधिक निवास यूनिटों के निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, वहां उसे विकास शुल्क के भुगतान से छूट नहीं प्रदान की जाएगी यदि घनत्व में कोई वृद्धि हुई हो। अगर वहां पर डेंसिटी बढ़ गई है तो विकास शुल्क में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह अब पॉइंट खा है, उसमें भी जो कॉलम 1 है उसमें पुराना जो दिया हुआ है नियम वो लिखा हुआ है और जो प्रतिस्थापित करके नया आ गया है वो कॉलम 2 में है। तो पुराने में 4 नंबर पर जहां कोई आवेदन अनन्यता क्रय योग्य एफआईआर अनुपात क्रय योग्य एफआईआर या क्रय योग्य निवास यूनिट्स को दिए जाने के लिए किया गया हो, अब यहां पर उसको कॉलम 2 में या नए नियम में उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है गा, नीचे स्तंभ 1 में दिए गए खंड 6 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रख दिया गया है। तो खंड 6 क्या है जो पहले था स्तंभ 1 में या कॉलम 1 में, जहां अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई है, वहां विकास शुल्क ऐसी छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा। अब इसमें लिखा हुआ है 6 नंबर पर, जहां राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहां विकास शुल्क ऐसी छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा। तो इसमें अंतर क्या हो गया? पुराने वाले में अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम कौन? उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, उसकी बात कर रही थी। और अब है राज्य सरकार ने जो कर दिया, भले उस यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत उसका
कोई उल्लेख हो या ना हो, राज्य सरकार ने किसी भी शासनादेश के द्वारा कोई छूट प्रदान की है तो अब वो लागू होगी और उस पर विकास शुल्क नहीं लिया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब वो पॉइंट आने वाला है जिसमें विकास शुल्क की गणना का विस्तार से फार्मूला का वर्णन किया गया है। अब यह है नियम 4 का संशोधन। उक्त नियमावली में नियम 4 में का नीचे स्तंभ 1 में दिए गए उपनियम 1 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा। अर्थात आप देखिए पुराने में क्या था, कॉलम 1 विद्यमान उपनियम जो पहले था, नंबर 1 विकास क्षेत्र में भवन परमिट या विकास परमिट के लिए, भवन परमिट और विकास परमिट का क्या मतलब है, बिल्डिंग का नक्शा पास कराएंगे तो उसको भवन परमिट कहते हैं और लेआउट पास कराएंगे उसको विकास परमिट या डेवलपमेंट परमिट कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, फिर से पढ़ दे रहा हूं। विकास क्षेत्र में भवन परमिट या विकास परमिट के लिए नियम 3 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर विकास शुल्क का निर्धारण और संग्रहण इस नियमावली से अनुलग्न सूची ख में दी गई दरों और नीचे यथा निर्दिष्ट गुणन घटक द्वारा गुणांकित भूखंड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है भूमि का क्षेत्रफल के हिसाब से उसका भूमि के क्षेत्रफल का गुणन घटांक दिया हुआ है। जैसे कि हेक्टेयर में 0.2 हेक्टेयर तक थी, पुराना है ये, नए की बात नहीं हो रही, तो इसमें 1 था, मतलब 0.2 हेक्टेयर तक जमीन है तो पूरा 100% विकास शुल्क की जो दर होगी वो लगेगी। जैसे भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो भूमि पर विकास शुल्क के लिए फैक्टर कम होता जाएगा, मतलब विकास शुल्क की दर कम लगेगी। जैसे कि 0.2 से अधिक और 1 हेक्टेयर तक थी तो 0.09 का गुणा हो जाता था, मतलब पूरे 100% से 90% रह गया। उससे और बड़ा था, 1 से 5 तक था तो 0.8 का फैक्टर था, 5 से अधिक 10 तक था तो 0.5 का फैक्टर था और 10 से अधिक था तो 0.4 का फैक्टर था। ये पुराने वाले का वर्णन हो रहा है कि भूमि का क्षेत्रफल जैसे बढ़ता जाता था तो भूमि के क्षेत्रफल का गुणांक विकास शुल्क की दरों में कुल भूमि के क्षेत्रफल से गुणा करके जो गुणांक का गुणा करके निकलता था वो विकास शुल्क लगता था। केवल इतना ही था कैलकुलेशन। तो इसमें भू उपयोग का कोई उपयोग नहीं था, चाहे कोई भी भू उपयोग हो, चाहे जमीन आपके कहीं भी स्थित हो, समान रूप से विकास शुल्क की गणना होती थी। ये पुराने वाले की बात हो रही है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब नए वाले में जो परिवर्तन हो गया, बस यही आपको समझना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। मैं इसको अब पढ़ के सुनाता हूँ, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि पूरे शासनादेश का निचोड़ यही है। एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम विकास शुल्क की गणना के लिए स्तंभ 2 नंबर 1 विकास क्षेत्र में भवन परमिट या विकास परमिट के लिए नियम 3 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर विकास शुल्क का निर्धारण और संग्रहण इस नियमावली के अनुलग्न सूची में दी गई दरों और नीचे यथा विनिर्दिष्ट फार्मूला के अनुसार गुणन घटक द्वारा गुणांकित भूमि खंड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। अब ये गुणन घटांक इसमें आ गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला आपके स्क्रीन पर है। विकास शुल्क अब कैसे होगा, विकास शुल्क बराबर सकल भूमि क्षेत्रफल, जमीन का पूरा क्षेत्रफल, जिसको ग्रॉस लैंड एरिया लिखा गया है GLA, इनटू भूमि क्षेत्रफल गुणांक घटक लैंड एरिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो पहले भी था, जैसे अभी हमने डिस्क्राइब किया था पुराने वाले में, वो गुणांक यहाँ रखा जाएगा। पुराने वाले में इतना ही था, अब इसमें आगे क्या है वो एक्स्ट्रा, वो आप समझिए। फिर मल्टीप्लाइड बाई भूमि उपयोग गुणन घटांक लैंड यूज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको कि LUMF बोला गया है, उसका गुणा होगा। आगे विस्तार से वर्णन करेंगे कि ये गुणांक क्या क्या हैं, इस शासनादेश में भी उल्लेख किए गए हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई विकास सघनता घटक डेंसिटी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई स्थान गुणन घटक LOMF, और उसके बाद विकास शुल्क की दर जो इस नए शासनादेश में विकास शुल्क की दरें परिवर्तित होकर आई हैं, उन शुल्क की दरों का गुणा किया जाएगा। तो इतनी चीज़ें अब मल्टीप्लाई करने के लिए अलग अलग हैं, लैंड यूज के आधार पर, भूमि के कुल क्षेत्रफल के आधार पर, जैसा कि अभी आपको बताया कि इतने सारे इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गए हैं। उसके बाद विकास शुल्क की वर्तमान दरों का गुणा करके जो गुणनफल या जो रिजल्ट आएगा वो विकास शुल्क अलग अलग स्थल पर स्थित अलग अलग भूपयोग के भूखंडों के लिए विकास शुल्क की गणना उस फार्मूले से और इन गुणांकों के आधार पर की जा सकेगी। अब उक्त फार्मूले के आधार पर जो जो गुणन घटक हैं उनका वर्णन नीचे किया गया है। जैसे कि भूमि क्षेत्रफल गुणन घटक या GLA ग्रॉस लैंड एरिया के नीचे सारणी में दिया गया है, जिसमें पुराने के समान ही है। 0.2 तक 1, 0.2 से अधिक और 1 हेक्टेयर तक 0.9, 1 से अधिक और 5 हेक्टेयर तक 0.8, 5 हेक्टेयर से और 10 हेक्टेयर तक 0.6, और 10 से अधिक अगर जमीन है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो 0.4 का गुणन घटक है। ये पहले भी था, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसका पार्ट खा है, भू उपयोग गुणन घटक लैंड यूज मल्टीप्लाइंग फैक्टर नीचे सारणी में दिए गए अनुसार होगा।
जैसे कि मैंने बताया था कि विभिन्न लैंड यूज के लिए अलग अलग गुणन घटक निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है, इससे आपकी ज़मीन के लैंड यूज के हिसाब से विकास शुल्क की गणना की कुल धनराशि में अंतर आ जाएगा, जबकि पहले ये नहीं था। लिखा हुआ है भू उपयोग और सामने लिखा हुआ है गुणन घटक। जैसे निर्मित क्षेत्र और ग्रामीण आबादी में 0.1 है, बहुत कम हो गया, 10% रह गया, पहले 100% था। वाणिज्यिक 1 और वाणिज्यिक 2, मिश्रित उपयोग 1 और मिश्रित उपयोग 2 और कार्यालय में 1 है, मतलब 100% लगेगा। आवासीय में 0.9 है, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक परिवहन 1 और 2 में 0.7 है। एग्रीकल्चर, हाईवे फैसिलिटी जोन या राजमार्ग सुविधा क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट, मनोरंजन, ग्रीन क्षेत्र 1 और 2 और 1 क्षेत्र में 0.6 है, बहुत कम रह जाएगा। हैवी और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, बृहद और लघु उद्योग के लिए 0.5 है। नव अधिसूचित विकास क्षेत्र जहां भूपयोग परिभाषित नहीं है वहां पर 0.5 है। बहुत से मास्टर प्लान्स में ऐसे नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं जहां पर कि विकास क्षेत्र में उनको जमीनों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन लैंड यूज अभी डिफाइंड नहीं है। वो नव अधिसूचित विकास क्षेत्र के जो भूमि क्षेत्रफल हैं उन पर 0.5 रखा गया है। अब तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर गा, विकास सघनता घटक, DIMF, डेंसिटी से संबंधित जो गुणांक है। विकास क्षेत्र में कहीं भी 4 या उससे अधिक निवास इकाइयां या बहु इकाइयों अपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें सामूहिक आवास भी सम्मिलित हैं, के भवन परमिट हेतु आवेदन के मामले में प्रति हेक्टेयर 100 निवास एकक की सघनता तक विकास शुल्क उपनियम 1 में यथा संगठित विकास शुल्क का 100% लिया जाएगा, पूरा का पूरा लगेगा। और प्रत्येक अतिरिक्त 25 निवास एककों और उसके भाग के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार 5% अधिक लगेगा। यहाँ पर विकास शुल्क बढ़ गया है पुराने नियम की तुलना में। 100 इकाइयों तक के लिए 100% लगेगा, और जैसे 100 से इकाइयाँ बढ़ती जाएंगी तो प्रत्येक 25 पर ये जो विकास शुल्क है वो नीचे दी गई सारणी के अनुसार बढ़ता रहेगा। जैसे कि 100 से अधिक और 125 तक 105 हो जाएगा। 105 का मतलब 105% बढ़ जाएगा 5%। 125 से अधिक और 150 तक 110% हो जाएगा। 150 से अधिक और 175 तक 115% हो जाएगा। 175 से अधिक और 200 तक 120% हो जाएगा। इसी प्रकार 5% अतिरिक्त विकास शुल्क लगेगा, ऐसे मान लीजिए। लेकिन यहाँ थोड़ी छूट है, परंतु यह कि किफायती या अफोर्डेबल आवासीय योजनाओं के लिए घनत्व आधारित गणना लागू नहीं होगी, उसमें 100% ही लगेगा, बढ़ेगा नहीं। परंतु यह और भी कि अन्य सभी श्रेणी के भवनों हेतु उपयोग किए जाने वाले FAR के अनुसार विकास सघनता घटक निम्नानुसार होगा। अर्थात अन्य श्रेणी के भवनों में जब FAR परचेज किया जाएगा तो प्रीमियम परचेजेबल FAR या परचेजेबल FAR या बेसिक FAR के हिसाब से ये घटक जो है बदलता रहेगा, उसका वर्णन इसमें किया गया है। जैसे कि उपयोग किए जाने वाले FAR को बेस FAR अगर है तो एक उसका घटक है, कौन सा घटक, DIMF, विकास सघनता घटक, मतलब 100% लगेगा। अगर बेसिक FAR पे 100% लगेगा, इसका मतलब ये हुआ क्रय योग्य FAR की कोई इकाई है अगर तो 1.25 लगेगा। प्रीमियम क्रय योग्य FAR की कोई इकाई है तो 1.4 लगेगा। अब नेक्स्ट आ गया जो फार्मूले में दिखाया गया था, स्थान गुणन घटक LOMF, नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा। सारणी में स्थान और घटक अलग अलग लिखे हुए हैं। निर्मित क्षेत्र, जो महायोजना में निर्मित क्षेत्र है, मतलब स्थानीय नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत, तो उसमें 1 है, मतलब 100% है, पूरा 1 का गुणा होगा, कोई कमी या कोई बढ़ोतरी नहीं है। और जो अनिर्मित क्षेत्र हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि निर्मित और अनिर्मित में अंतर किया गया है, तो जो बिल्टअप एरिया में है उसमें 100%, और जो अनिर्मित क्षेत्र हैं महायोजना में स्थानीय नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीमा के भीतर, तो इसमें 1.1 है, मतलब थोड़ा 10% बढ़ गया है इसका घटक। नेक्स्ट है स्थानीय नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीमा के बाहर, अगर बाहर है तो 0.8 है, मतलब वहां पर ये घटक कम हो गया है। इसमें नीचे स्पष्टीकरण है एक तरह से, परंतु यह कि अनुमोदित और स्वीकृत अभिन्यास के भीतर भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन के मामले में यथा संगठित विकास शुल्क के प्रतिशत से 100% घटाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त घटक का उपयोग अंतिम विकास शुल्क की गणना के लिए किया जाएगा। परंतु यह और कि यदि आवेदक के स्वामित्वाधीन भूखंड का कोई भाग महायोजना या पर क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हित किया गया हो,
तो विकास शुल्क की गणना ऐसी भूमि के क्षेत्रफल को उक्त स्कीम के कुल क्षेत्रफल से कम करने के पश्चात इस शर्त के अध्याधीन की जाएगी कि संपूर्ण भूखंड समीपस्थ हो और आवेदक ने ऐसी भूमि यथा स्थित सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट का विकास अपनी लागत पर करने का दायित्व ग्रहण किया हो। इसका स्पष्टीकरण भी है। इस नियम के प्रयोजनार्थ का अनुसूची में दिए गए दर प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक को लागू दर से होंगे। महायोजना या परिक्षेत्रीय योजना के अंतर्गत सड़क, पार्क, खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट के लिए चिन्हित भूमि जैसा कि आवेदक के स्वामित्वाधीन हो ही विकास परमिट हेतु आवेदन में सम्मिलित की जा सकती, परंतु यह और भी कि पार्कों, खुले स्थानों या हरित क्षेत्रों या क्रीड़ा स्थलों यथा गोल्फ कोर्स, बहुउद्देशीय खुले स्थान, जर्नल और उच्च स्तर वाले पार्कों तथा 10 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले समान प्रकृति के अन्य खुले स्थलों के निर्मित क्षेत्रफल या विकसित क्षेत्रफल के अंतर्गत होने किंतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना या विन्यास वांछित के बाहर होने की स्थिति में लागू भवन विधियों की अनुमन्य सीमाओं के भीतर कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर विकास शुल्क का उद्ग्रहण किया जाएगा। यहाँ कवर्ड एरिया के अनुसार इसकी गणना की जाएगी। है नीचे स्तंभ 1 में दिए गए उपनियम 2 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया उपनियम रखा जाएगा, अर्थात विद्यमान उपनियम स्तंभ 1 की बात हो रही है। विकास क्षेत्र में कहीं भी अनुमोदित विन्यास के भीतर जिसके लिए पहले से विकास शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो, किसी भूखंड के उपखंड के लिए किसी आवेदन की दशा में विकास शुल्क का निर्धारण और संग्रहण उपनियम 1 के अनुसार किया जाएगा। ये पुराना था, अब नया हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 2, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों के मामले में विकास शुल्क उपनियम 1 में यथा संगठित विकास शुल्क का 50% होगा, आधा रह जाएगा 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों के लिए जो नक्शे पास होंगे। नेक्स्ट है नीचे स्तंभ 1 में दिए गए उपनियम 3 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिए गए उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात कॉलम 1 में विद्यमान उपनियम है जो पहले था, अब ये लागू नहीं है और इसको अब नए में निकाल दिया गया है, इसलिए इसको पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, ये निकाल दिया गया है कॉलम 2 में, अब ये खत्म हो गया नए नियम में। इसी तरह नेक्स्ट में जो पुराना नियम था स्तंभ 1 में लिखा हुआ है वो अब हट गया है, अब नहीं है, इसलिए इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉलम 2 में लिखा हुआ है कि इसको निकाल दिया गया है। इसी तरह नियम 5 में जो संशोधन है कॉलम 1 में लिखा गया है, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो हट गया है, स्तंभ 2 में लिखा है, ये निकाल दिया गया है। अब आपके सामने विकास शुल्क की दरों की सूची है जो इस अधिनियम में उल्लिखित की गई है और ये प्रभावी हो गई है। इसी विकास शुल्क की दरों का अब ऊपर दिए गए फार्मूले में गुणा करके विभिन्न गुणन घटकों का गुणा करके जो विकास शुल्क की गणना की जाएगी वो विकास शुल्क विभिन्न उपयोगों में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूखंडों पर लागू होंगे। इसको पूरे को पढ़ के सुनाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, वर्तमान में जो लागू दरें हैं केवल मैं उतनी ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे गाजियाबाद में 4165 हो गया है, लखनऊ, कानपुर, आगरा में 2462 प्रति वर्ग मीटर है भूमि दर पर। और पॉइंट नंबर 3 है वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, गजरौला, बरेली, लौनी, मोदीनगर, मुरादनगर, इसमें 1450 हो गया है। नंबर 4 है अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, न्यू सिकंदराबाद, सहारनपुर, मथुरा वृंदावन, झांसी, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, हापुड़, पिलखुआ, बागपत, बड़ौद, खेकड़ा, फिरोजाबाद, सिकोबाद, उन्नाव, शुक्लागंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, इसमें 1020 हो गया है। नंबर 5 है अयोध्या, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उरई, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, बिठूर, अकबरपुर, माती, फतेहपुर सीकरी, कोसीकला, ठाता, चौमाहा, नंदगांव, गोवर्धन, राधाकुंड, जहांगीराबाद, शाहजहाँपुर, गढ़मुक्तेश्वर, शिकारपुर, इन सब में 603 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो गया। दोस्तों इस तरह ये शासनादेश 24 अप्रैल 2026 को राजेश कुमार राय विशेष सचिव के साइन से जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्य सचिव, स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और तमाम अन्य विकास प्राधिकरणों को, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को, जिलाधिकारियों को, सचिव उत्तर प्रदेश भू संविदा विनियामक प्राधिकरण रेरा को, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, सीटीसीपी को, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभागों को, समस्त विकास प्राधिकरण को, उपाध्यक्ष को, आवास बंधु को, इस तरह ये प्रतिलिपियां प्रेषित की गई हैं। और ये अधिनियम या शासनादेश जारी होने के दिनांक से ही ये विकास शुल्क की दरें और विकास शुल्क का फार्मूला पूरे प्रदेश में
समान रूप से लागू हो गया है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।